नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम विथ नीलू व्यास में, जहां हर रात 9:30 बजे मेरे साथ आप जुड़ते हैं दिन भर की सबसे बड़ी बहस पर। एक ऐसी बहस जहां हम बात करते हैं मुद्दों की, उन हर पहलू की और वो सारी राजनीतिक हलचल की जिनका आपको रहता है इंतजार। हैदराबाद नगर निगम चुनाव इस साल का एक ऐसा त्रिकोणीय रण रहा है जहां बीजेपी, टीआरएस और एआईएमआईएम के बीच वोट बैंक ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई थी। आज का प्राइम टाइम हैदराबाद के इस हाई प्रोफाइल नगर निगम चुनाव के नतीजे पर है, जिसका असर नेशनल पॉलिटिक्स पर देखा जा रहा है। तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नतीजे आ चुके हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति आगे है, यानी कि हैदराबाद का मेयर टीआरएस का होगा। लेकिन किस तरह से बीजेपी ने निजाम के शहर में घुसकर टीआरएस और एआईएमआईएम को मात दी है, वो वाकई में एक नई कहानी बयां करता है। आखिर टीआरएस से कहां चूक हुई, बीजेपी की कौन सी रणनीति काम आई, क्या ओवैसी के एआईएमआईएम अब मुस्लिमों की नई मसीहा पार्टी है? ये सारे सवाल आज की चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन आपको इसके पहले कि आपको टॉकिंग पॉइंट्स में बताऊं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस समय जो लेटेस्ट टैली है, यानी कि जो अब नतीजे इस समय आ चुके हैं, उसमें टीआरएस को 56 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 49, एआईएमआईएम को 43 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं। तो ये है लेटेस्ट सीट्स की टैली। लेकिन अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज के हमारे बड़े टॉकिंग पॉइंट्स पे। हम किन बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं? टीआरएस के वोट बैंक में कैसे लगी सेंध? बड़ा झटका है टीआरएस के लिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या बीजेपी का दक्षिण का सपना पूरा होता नजर आ रहा है या सिर्फ एक ये अंडरस्टेटमेंट है? क्या एआईएमआईएम बन रही है मुस्लिमों की पार्टी? आखिर कहां है सेक्युलर फ्रंट? और क्या तेलंगाना में कांग्रेस का भविष्य खत्म? तो इन सारे सवालों के साथ आज आपकी चर्चा में आपके साथ जुड़ूंगी और आज के मेहमानों का परिचय करवाती हूं आपसे। हमारे साथ जुड़ रही हैं रेणु भाटिया जी, जो कि बीजेपी की नेता हैं, गोंगिड़ी सुनीता जी जो टीआरएस की एमएलए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रेणु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हामिद संजारी जी जो कि एआईएमआईएम के नेता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, विजय ग्रोवर जी, जिन काफी नामी गिरामी पत्रकार हैं और जो दक्षिण पॉलिटिक्स है उस पर एक पैनी नजर बनाकर रखते हैं। विजय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा मैं शुरुआत करूंगी गोंगिड़ी सुनीता जी से। गोंगिड़ी जी, जो अभी तक सीट्स आई हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन? अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि गोंगिड़ी जी अभी जुड़ी नहीं है, तो मैं रेणु भाटिया जी के पास जाऊंगी। रेणु जी, जो आज के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थे या फिर आप इससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी? देखिए नीलू जी, आज का जो रिजल्ट है वो उसका श्रेय सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को जाता है, तेलंगाना के, हैदराबाद के, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ आज पार्टी को ये नतीजे दिए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद वहां की जनता का, जिन्होंने भाजपा की नीतियों पर, नियत पर विश्वास किया और एहसास किया कि अब यही पार्टी है, एकमात्र यही विकल्प है हमारे लिए जो हमारे भविष्य को सुनहरा करेगी, देश को मजबूत जिस तरह से करती आई है पिछले 6 वर्षों में, उसी प्रकार तेलंगाना को भी एक नई दिशा, नई राह, नई मजबूती देगी। तो इसलिए मैं सभी का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करती हूं हम पर विश्वास करने के लिए। और एक्सपेक्टेशन की अगर आप बात करें तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार कि जनता हमें भरपूर प्यार देगी और जितना भी जनता ने हमें दिया हम उसके बहुत आभारी हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए एक शुरुआत के तौर पर 4 से 49 तक पहुंचना
ये एक बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल। मैं समझती हूँ आगे तेलंगाना हमें और नई दिशा, नई राह देगा। चलिए, ये तो वाकई में कमेंडेबल है कि जिस तरह से 4 सीटों से अब जो बीजेपी की जो करंट टैली है वो 49 पर पहुंच गई है। लेकिन मैं एआईएम के जो नेता हैं हामिद संजारी जी, उनसे पूछूंगी कि क्या चूक हो गई आपकी पार्टी से? आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो क्या जो परिणाम आए हैं, जो नतीजे आए हैं, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है? नहीं, बिल्कुल है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाह रहा हूं जो मेरी पार्टी की जीत हुई है, और हैदराबाद के अवाम को भी बधाई देता हूं इस जीत पर जी। अभी आपने कहा कि क्या संतुष्ट है? बिल्कुल मैं संतुष्ट हूं। मैं जहां पे खड़ा था वहीं पर हूं, और लोगों ने हमारी पार्टी के काम को, हमारे लीडर जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनके काम को देख करके लोगों ने वोट दिया है। ना कि किसी तरह का धोखे में पड़कर लोगों ने वोट दिया है, ना तो किसी के माइंड को हैक किया गया है। इस तरह का कुछ नहीं हुआ है। वहां पर लोगों ने काम को देखा, काम को देखते हुए वोट किया है, और बहुत सारी सीटों पर हमने बीजेपी को उनकी जमानत जब्त करवाई है। तो हम जहां पर खड़े थे हम वहीं पर मौजूद हैं। नहीं, लेकिन जो नंबर 2 की जो लड़ाई थी, अब तो मैं आपको यही बोलूंगी कि जो नंबर 2 की जो लड़ाई थी उसमें बीजेपी आपसे आगे निकल गई। हामिद संजारी जी, तो आप बीजेपी अगर हमसे आगे निकल गई तो हमारी वजह से तो बीजेपी आगे निकली नहीं है। तो आप कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस आज और कटुआ साबित हुई। बीजेपी को रोकने के लिए जो सेकुलर पार्टियां दावा कर रही थी वो कहां पर खड़ी हैं आज? कौन वोट कटुआ है? तो आप कह रहे हैं कि वोट कांग्रेस, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए जी। बिल्कुल, कांग्रेस कहां पर खड़ी है आज? सेकुलर पार्टी बनती है और बीजेपी को रोकने की बात करती है, मुसलमानों को इसमें बहलाती है, फुसलाती है। चलिए, तो कहां हुआ बताइए कि वैसी वोट ना करें वो? चलिए, अब किस पार्टी ने किसका वोट काटा है इस पर अभी आगे भी हम चर्चा करेंगे। विजय से एक कमेंट लेते हैं। विजय, जिस तरीके से ये पूरा चुनाव, हैदराबाद के नगर निगम का चुनाव, मुझे लगता है कि इतना नेशनलाइज्ड एक सिविक पोल हमने कभी नहीं देखा। तो आपका क्या असेसमेंट है कि जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं और जिस तरीके की एक कैंपेनिंग देखी गई है, तो क्या कहेंगे इस पूरे चुनाव के बारे में? नीलू, एक बात अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूँ कि अगर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी तो वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी बीजेपी ने पूरी तरह टैप की है। पूरी तरह टैप करने का ये मौका मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से बंटवारा हुआ दोनों राज्यों का, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बाद, हालांकि टीडीपी का अस्तित्व तेलंगाना में खत्म हो गया, कांग्रेस कमजोर पड़ गई क्योंकि उनके पास सिर्फ जगन रेड्डी थे और जगन रेड्डी आंध्रा के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद एक बात आज साफ ये दिख रही है कि जो एक वैक्यूम, पॉलिटिकल वैक्यूम था, उसको पूरी तरह से असेस करके बीजेपी ने एक मौका तराशा, और उस मौके के लिए उन्होंने जिस तरह से काम किया है, ये अगर चाणक्य कहने की जो एक वर्ड कॉइन किया गया है अमित शाह के लिए या पार्टी के लिए, वो शायद उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि उन्हें क्यों चाणक्य कहा जाता है। तो ये चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो एक बहुत बड़ा वैक्यूम था, उस वैक्यूम को बीजेपी ने पूरी तरह से फुलफिल किया, ताकि जो टीडीपी और कांग्रेस अपना वजूद होती जा रही थी, वो जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन की स्पेस थी, उसको बखूबी बीजेपी ने टैप किया है। ये एक गैम्बल था, और उस गैम्बल को जिस तरह से बीजेपी ने टैप किया है, ये एक काबिले तारीफ है, क्योंकि ये न सिर्फ एक पकड़ बन जाएगी उनके लिए, उसके अलावा ये एक स्टेपिंग स्टोन जिसे कह सकते हैं, एक स्टेपिंग स्टोन है बीजेपी के लिए तेलंगाना की राजनीति में। और ये एक बहुत इसी तरीके से देखा जाएगा, मिस्ड अपॉर्चुनिटी बाय द कांग्रेस, गेन फॉर द बीजेपी। ओके, सो मिस्ड अपॉर्चुनिटी बाय द कांग्रेस एंड गेन फॉर द बीजेपी। आपने बहुत अच्छे से समराइज किया। लेकिन संजारी साहब, आपके पास आऊंगी कि आपकी जो टैली है वो आप जहां पर थे वहीं पर बने रहे, और हैदराबाद में आपकी पार्टी का लोकसभा एमपी भी है, ओवैसी साहब वहीं से हैं। लोग इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी ने आज ओवैसी के गढ़ में घुसकर एआईएमआईएम को मारा है। तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? तो क्या बीजेपी वहां चुनाव जीत चुकी है? क्या चुनाव जीती है या हारी है बीजेपी? ये बताइए आप। नहीं, लेकिन अगर कितनी सीट पर बीजेपी लड़ी थी और कितनी सीट पर बीजेपी जीती है? नहीं, 4 सीटों से जिस पार्टी को 49 सीटें मिली हो, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? ठीक है, उन्होंने माइंड हैक किया, नफरत की राजनीति की, और अमित शाह इतने बड़े नेता हैं जिनको कोई गली नहीं बची होगी, हर गली में उनको पहुंचा दिया गया।
गली गली कूचे कूचे उनके घुमाया गया, पूरी ताकत लगा दी गई, लाखों अरबों रुपए खर्च किया इन लोगों ने। तो अगर उतनी सीट लेकर के आए लेकिन जीते तो नहीं ना वो। रेणु जी आप क्या कहेंगी? भी हुई है। रेणु जी, संजारी साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने पूरे पैसे झोंक दिए और पैसों के बल पर पूरा ये चुनाव लड़ा गया है, तो आपके लिए क्या है? ये तो सिर्फ एक मॉरल विक्ट्री है। माइंड हैक किया भाई, माइंड हैक किया इन लोगों ने। ओके, रेणु जी से इस पे रिएक्शन लेते हैं। रेणु जी, एक मॉरल विक्ट्री को ही आप एक कितनी बड़ी विक्ट्री बता रहे हैं? देखिए नीलू, अगर मैं AIAM की बात कहूं अपने इस भाई की, तो मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन की बू आती है मुझे यहाँ से, क्योंकि इतनी अपनी सीट पर कहते हैं हम बरकरार हैं, हम जहां थे वहां बरकरार हैं, तो इनको या तो वर्ड्स नहीं मिल रहे या मिसफेड हैं अपने वर्ड्स कहने में। और रही बात हमें कहने में, हम गली कूचे में गए, कहाँ नहीं गए। चुनाव इज लाइक एग्जाम आई सपोज। जनता के बीच में जाने का एक ऐसा अवसर होता है जहां आप अपनी मानसिकता को, अपनी बात को, अपने विजन को रखते हैं। इट इज लाइक दैट सेम एग्जाम ऑफ बोर्ड। जैसे बच्चे दिन रात मेहनत करके उस एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं, इसी प्रकार हमने एक सीरियस एग्जाम की तरह और अच्छे स्टूडेंट की तरह बच्चों तक पहुंचने का काम किया, जनता तक पहुंचने का काम किया। और मुझे ऐसे लगता है हमारे हर कार्यकर्ता ने पूरी ईमानदारी से अपनी बातों को रखा है। अब चाहे ये किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग करे कि गली कूचे में गए और ऐसे किया वैसे किया, अगर ये कहते हैं लोगों के माइंड को हैक किया, एक मिनट नीलू, अगर ये कहते हैं लोगों के दिमाग को हैक किया, तो क्या अब तक ओवैसी जी लोगों के दिमाग को हैक करते थे या लोगों को मिसफीड करते थे? नहीं, मैं इस फ्रेज पे ज्यादा नहीं बोलूंगी कि किसने, किस पार्टी ने किसके दिमाग को हैक किया, लेकिन मैं विजय से पूछना चाहूंगी। Let us not use this worse language. जो हमारा exactly. I also don't condone to this kind of a language. What I'm saying is we should be very thankful to the public. नहीं बिल्कुल, हमें इतनी सीटें, मैं भी इस तरीके की भाषा कभी भी कंडोन नहीं करूंगी कि किस पार्टी ने किसके दिमाग को हैक किया। मुझे विजय से अब एक कमेंट चाहिए कि विजय, जिस तरीके से एक हाई फीवर्ड, एक पिच्ड कैंपेन दिख रहा था, और चाहे आज वो बीजेपी हो चाहे AIMIM हो, दोनों पार्टीज ने वोटरों को पोलराइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरीके से बिरयानी, बीफ, पोक, जिन्ना, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो इस चुनाव में नहीं दिखी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से एक नगर निगम का चुनाव कभी देश में लड़ा गया है? बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये तो लोकसभा चुनाव है और शायद प्राइम मिनिस्टर के सीट के लिए लड़ाई हो रही है। आपका क्या असेसमेंट है? नीलू, अगर इस पे बात की जाए तो मैं सिर्फ फॉर स्टैटिस्टिक्स पर्पस से बोलना चाहूंगा कि AIMIM ने 51 सीटें लड़ी थी, जिसमें से 43 उन्होंने अपनी पोजीशन को जो है बरकरार किया है जी। हालांकि ये जो हाई पिच कैंपेन की अगर बात करें तो हाई पिच कैंपेन जो एक स्ट्रैटेजी, जो मैं कह रहा हूं, बहुत ही माइंड जो वॉश कर दिया लोगों का, क्योंकि 2-3 बड़े मुद्दे थे। एक तो जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस बहुत कमजोर पड़ गई और कांग्रेस दोबारा रीकूप नहीं हो पाई दोनों स्टेट के बंटने के बाद। TDP का वैसे ही पतन हो गया। TRS जो थी वो बहुत कैजुअल थी लोकल बॉडी इलेक्शन को लेके, क्योंकि उनकी पिछली बार 99 सीट्स थी। और जिस तरह से KTR से मेरी कुछ हफ्तों पहले बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि ये तो लोकल गली का इलेक्शन है, इस गली के इलेक्शन को लेकर के क्या इतना हाइप किया जा रहा है। पर वो हाइप जो है वह वोटर के मन में छा गया। वो वोटर के मन में छा गया क्योंकि एक तब्दीली वो चाहते हैं। कोई भी नागरिक हो, जिस तरह की हालात अभी हमने 2020 में देखे हैं, बाढ़ के 2 राउंड्स हुए, हैदराबाद में 2 बार फ्लड्स की सिचुएशन उत्पन्न हुई, कोविड क्राइसिस इतना बड़ा बना, इन सब के बीच कहीं ना कहीं एक निराशा सरकार को लेकर के थी। तो आज अगर विफलता की बात की जाए तो ये TRS के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि 99 से अगर वे 50 पर वापस आए हैं तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक सोचने की बात होगी कि क्या जो एक मोनोपोली उन्होंने बना रखी थी, या जो एक उनके मन में भावना थी कि हम
इनविंसिबल है यहाँ पर तेलंगाना में। विजय, लेकिन हमने तेलंगाना के लिए लड़के लड़ाई दी विजय, तो वो चीज जो है आज हिल गई। हमारे साथ गोंगड़ी सुनीता जी जुड़ने वाली थी, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बताया जा रहा है कि अभी हो सकता है कि थोड़ी देर में वो ज्वाइन कर ले। लेकिन विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि टीआरएस की वोट बैंक में जो इतनी बड़ी सेंध लगी है, उसका आपको मुख्य कारण क्या लगता है? क्योंकि अभी अक्टूबर के महीने में 13 और 14 तारीख को जब हमने देखा जिस तरीके से बाढ़ आई थी, बाढ़ के मैनेजमेंट को लेकर टीआरएस बिल्कुल बैकफुट पे था। उसके बाद 10,000 रुपए के जो कैश हैंडआउट्स लोगों को दिए गए और उसके बाद फिर अल्टीमेटली वो नहीं हो पाया क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अनाउंस हो गया था। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये दो प्रमुख मुद्दे थे जिनकी वजह से आज टीआरएस को लोगों ने वोट नहीं किया हैदराबाद में? जी, एक तो साफ तौर से नाराजगी जो टीआरएस के खिलाफ थी वो आज दिख रही है हमें, जिसको कि जो विपक्ष वहां पर थे, टीडीपी और कांग्रेस, उन्होंने टैप नहीं किया। बीजेपी ने एक बहुत सुनहरा मौका देकर उसको टैप किया। दूसरी जो बात यहाँ पर आ रही है कि तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद जब स्प्लिट हुआ, उस टाइम पे जो सेंटिमेंट था बहुत हाई था। टीआरएस ने जो स्वीप किया था असेंबली इलेक्शंस में, वो सिर्फ उस सेंटिमेंट के ऊपर उन्होंने वेव राइड की थी। लेकिन उसके बाद गवर्नेंस को लेके कई बार सवाल उठे हैं कि गवर्नेंस जो केसीआर की तरफ से रही है वह गवर्नेंस वाज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेड लेवल। बिल्कुल, क्योंकि हाईटेक सिटी है हैदराबाद, नंबर 2 आईटी सिटी है, बैंगलोर के बाद नंबर 2 शहर आता है जहाँ के आईटी प्रोफेशनल्स हैं वहां पर। तो कहीं ना कहीं जो एक एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ जाती है, वो पिछले कई सालों में वो दबती जा रही थी। उसका आज विस्फोट अगर मैं कहूँ तो ये विस्फोट आज हमें यहाँ पर दिख रहा है कि लोगों का गुस्सा यहाँ पर जो है टीआरएस के खिलाफ साफ तौर से दिख रहा है जी। और एक मुख्य बात यहाँ पर मैं और कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो आंध्रा मूल के लोग हैदराबाद में बाद में रुक गए थे विभाजन के बाद, उनके लिए एक पॉलिटिकल विकल्प जो है वह बीजेपी बनकर आ रही है। बिल्कुल। और ये जो आंध्रा मूल के लोग जिन्होंने तेलंगाना में ही रहने का फैसला किया, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी आएगी तो जिस तरह का एक सेटबैक, चाहे वह रियल एस्टेट में हो, इंडस्ट्री में हो, बिजनेस में हो, जो पिछले 5 साल में हमने तेलंगाना में देखा है, उसको रिलीफ जो है वह बीजेपी से आ सकता है। और ये एक शुरुआत में कहूंगा 2023 के लिए, जहां पर बीजेपी को एक अच्छी पकड़ बनाने का मौका मिलेगा। बीजेपी को अच्छी पकड़ तो मिल गई है, लेकिन मेरा सवाल रेणु जी से है कि रेणु जी, जो बीजेपी की टैक्टिक्स रही है, ठीक है आप गवर्नेंस प्रॉमिस करते हैं, लोगों की नरेंद्र मोदी में आस्था है कि प्रधानमंत्री का जो पूरा व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि वो लोगों में भरोसा जगाता है, लोगों को लगता है कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन चुनाव लड़ने की जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो क्या हमेशा इस तरह से ही रहेगी कि आप लोगों को टेररिस्ट बताएंगे, पार्टीज को देशद्रोही बताया जाएगा, बीफ, पोक, बिरयानी, आपके जितने एमएलएज हैं, चाहे वो टी राजा सिंह जी हो, चाहे तेजस्वी सूर्या हो, आप सबके उठा के कैंपेन स्पीचेस देख लीजिए। तो क्या इस तरीके का ही चुनावी माहौल हमेशा बीजेपी क्रिएट करती रहेगी हर चुनाव में? नीलू, अगर हम चुनाव की कैंपेन की बात करें तो जब चुनाव लड़ते हैं तो जनता तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी बात को क्लियर करना, अपने पूरे विजन को उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। आप जब चुनाव लड़ते हैं तो आपका एक विजन डॉक्यूमेंट होता है। वो किस लिए होता है कि आप आने वाले जब आप सरकार बनाएंगे या जब आप जीतेंगे तो आप क्या करने वाले हैं। मैंने खुद मैं हरियाणा से आती हूं और फरीदाबाद जिले से मैंने खुद 3 बार नगर निगम का चुनाव लड़ा है और मैं 2 बार काउंसलर और 1 बार डिप्टी मेयर रही हूं। तो मैं जानती हूं कि जनता तक पहुंचना, जनता तक अपनी बात को पहुंचाना, जो वो एक्सपेक्ट करती है एक अपने होने वाले नेता से। नहीं, लेकिन रेणु जी को वोट, कैंडिडेट को वोट क्यों दे? मैंने मान लिया आपकी बात, 2 सेकंड के लिए मैंने आपकी बात मान भी ली। अगर रेणु जी आपकी बात मैंने 2 सेकंड के लिए मान लिया, लेकिन नगर निगम के चुनाव में फ्लड रिलीफ, जो लोकल मुद्दे हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं की। आप लोगों ने बात किसकी की? रोहिंग्यास की, पाकिस्तानीज की, जिन्ना की, बीफ, पोक। तो क्या ये तरीका है लोगों तक बात पहुंचाने का एक नगर निगम के चुनाव में? मेरा इतना सा सवाल है आपसे। अलग नहीं, मैं आपको वही बात कर रही हूँ नीलू कि हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक पर्टिकुलर समस्या होती है। नगर निगम की जो बेसिक समस्याएं होती है, ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटरी सिस्टम,
वाटर कनेक्शंस, ऑल दिस जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड होते हैं, वो तो हमारा एक फर्ज है ही, वो तो हमारा एक सिस्टम में काम करने का एक सब्जेक्ट है जो हमें जनता के लिए करना है, जो उनकी बेसिक नीड्स है। बट वी हैव टू बी अ प्रॉमिसिंग पर्सन टू प्रोटेक्ट देम इन देयर एनवायरमेंट ऑल्सो, इवन इफ इट इज फ्रॉम wrong people or wrong associations or wrong federations, whatever it is. चलिए so ये सवाल मैं ये सवाल निगम में आते हैं, मैं ये सवाल हामिद संजारी जी से करना चाहती हूँ। सुरक्षित रखना है। हामिद जी, मुझे ये बताइए कि अभी रेणु जी ये कह रही थी कि एक प्रॉपर गवर्नेंस का एक एनवायरनमेंट बीजेपी क्रिएट कर रही है। आपको लगता है कि एक प्रॉपर एनवायरनमेंट हैदराबाद के लोगों को बीजेपी दे सकेगी? बीजेपी एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव बनेगी क्योंकि केंद्र में भी उसकी सरकार है, तो क्या उसका असर नगर निगम चुनाव पे भी दिखेगा? जो 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 उनका मैनिफेस्टो रहा है, जिस तरीके की उन्होंने प्रॉमिसेस की हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि लोग तो ये कहते थे कि आपकी पार्टी का अलायंस टीआरएस के साथ है। जी बोलिए। 2014 के इलेक्शन में भी बहुत सारे वादे बीजेपी ने किए थे। उसके बाद 2019 के इलेक्शन में भी बहुत सारे वादे किए गए। देश के गृह मंत्री गली गली गए प्रचार करने के लिए, और देश का अन्नदाता जिसका उगाया हुआ दाना खा करके आज हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, वो दिल्ली में मर रहा है। कहां है बीजेपी सरकार? क्या कर रही बीजेपी सरकार? और जहां तक नफरत की बात है, आपको मैं बता दूं, बीएल संतोष जी जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया सुबह में, जब गोदी मीडिया ने ये कहा कि बीजेपी वहां चुनाव जीत रही है, 85 सीट है, 90 सीट है, उन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में क्या कहा? वेल डन भाग्यनगर। ये नफरत की ये राजनीति में क्या इस तरह की भाषा का स्थान है कोई? नहीं, लेकिन अगर बीजेपी भाग्यनगर की बात करती है, संजारी जी मुझे बताइए, बीजेपी अगर भाग्यनगर की बात करती है, बीजेपी आपके नेता को, ओवैसी साहब को पोर्क की बिरयानी खिला रही थी, तो आपके नेता ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो बीजेपी वालों को बीफ की बिरयानी खिला देंगे। तो नफरत का माहौल फैलाने में तो आपकी पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे भाई, ऐसा का रिएक्शन तो होता है ना, ऐसा का रिएक्शन तो होता है ना। नफरत की राजनीति तो शुरू की इन्होंने, लेकिन ये ट्वीट जो इन्होंने तो किया, आपकी राजनीति कौन सी है? मुझे ये बताइए, एआईएमआईएम की जो राजनीति है उसकी क्या राजनीति है? आपका जो बेसिक फ्रेमवर्क है राजनीति का, वो क्या है? इसका उत्तर देना चाहूंगी। अभी आ रही हूँ रेणु जी, एक मिनट, मैं संजारी जी से हमारी जो राजनीति है, हमारी जी बोलिए, को हैदराबाद ने एक्सेप्ट किया है। हैदराबाद ने एमआईएम के रोल मॉडल को देखा है। हैदराबाद में एमआईएम ने हॉस्पिटल हो, चाहे वहां बाढ़ आई, उनकी हेल्प करने के लिए एमआईएम मैदान में कूदी, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और एमआईएम ने क्या क्या किया, जो हैदराबाद चमक रहा है, ये एमआईएम की देन है। चलिए बताइए रेणु जी, आप कुछ कह रही थी। और किसान जो मर रहा है, ये बीजेपी की देन है। ठीक है, हाँ रेणु जी आप बोलिए, आप क्या कह रही थी? नीलू, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि यही फर्क है हमारी पार्टी के नेताओं में, सोच में, और इन लोगों में। क्या फर्क है कि हम विकास की सोच सोचते हैं, हम दूरदर्शिता की सोच सोचते हैं कि किस तरह से जो है प्रोग्रेसिव प्लान्स किए जाए। एक मिनट सुनिए भाई, हाँ। आपको मैंने बड़े आराम से सुना। और ये लोग नफरत की बात करते तो हैं, इल्जाम तो दूसरों पर लगाते हैं, पर मेरे भाई अगर बता सके, मैं समझती हूँ कि विजय ग्रोवर जी बहुत सीनियर पत्रकार है और इस बात को एहसास करेंगे, रियलाइज करेंगे मेरी इस भावना को, कि क्या ओवैसी जी और उनके भाइयों ने कितनी नफरत की राजनीति फैलाई, हिंदुत्व के खिलाफ, देश के खिलाफ, राज्यों के खिलाफ, बंटवारे के खिलाफ, रोहिंग्यास के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, किस किस बात की राजनीति और नफरत इन्होंने नहीं पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बिरयानी खाने असदुद्दीन ओवैसी नहीं गए थे। चलिए बीजेपी के बिरयानी, संजारी साहब बिरयानी खाने का वक्त खत्म हो गया है। सफाई मत दीजिए। देखिए आज शायद बिरयानी टीआरएस की कैंप में बनेगी। आप लोगों को अरे सुन लीजिए, एक मिनट, संजारी साहब, विजय जी मैं आपसे कमेंट चाहूंगी कि जिस तरीके की जो किसान मर रहा है, कोई संजारी जी एक सेकंड, संजारी जी प्रधानमंत्री, अगर आप लोग ऐसे लड़ते रहेंगे तो डिबेट करना मुश्किल हो जाएगा। विजय जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके की नफरत की राजनीति इस नगर निगम के चुनाव में देखी गई है, लेकिन गवर्नेंस मॉडल जो हैदराबाद का होना चाहिए
उस पर क्या किसी पार्टी ने रियलिस्टिकली बात किया है? चाहे आज वो AIMIM हो, चाहे TRS हो, चाहे बीजेपी हो, सबने अपने अपने राजनीतिक मॉडल से वहां पे कैंपेन जरूर किया, लेकिन क्या हैदराबाद के लोगों की जो जरूरतें हैं, क्या उन पर किसी पार्टी ने गौर किया है? नीलू, बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया है। मैं इसी बात का जिक्र करना चाहता था, क्योंकि अब तक जो हैदराबाद की दुर्दशा रही, जो अगर मैं कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम जो रही यहाँ पर, कि जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता था उसमें एक तरफ TRS था और एक तरफ AIMIM था। एक प्रिंसिपल पार्टी बन जाती थी और दूसरी मेन ऑपोजिशन पार्टी बन जाती थी, और दोनों की आपस में राजनीतिक तालमेल बहुत अच्छा है। इस बात को हर कोई हैदराबादी जानता है कि TRS और AIMIM हैव अ वेरी गुड इक्वेशन। तो जो लोगों के मुद्दे, लोगों के जो सवाल उठने चाहिए थे, वो आज तक पिछले 5 सालों में नहीं उठाए गए। यही कारण है कि हैदराबाद दूसरे देशों, शहरों के मुकाबले काफी पिछड़ गया। ये एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो बीजेपी ने ऑक्यूपाई किया है, वो ऑपोजिशन पार्टी का किया है। बिल्कुल। और एक बात बीजेपी को भी यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ध्यान रखनी पड़ेगी कि भले ही भाग्यनगर का मुद्दा उठाया गया हो, भले ही नफरत की कैंपेन कई कुछ नेताओं ने की हो, लेकिन लोगों ने जो विश्वास दिया है बीजेपी को, वो सिर्फ एक बेटर हैदराबाद के लिए दिया है, ना कि उसका नाम बदलने के लिए कि उसे भाग्यनगर बनाया जाए। बिल्कुल। मैं खुद पिछले 25 साल में हैदराबाद में मैंने देखा है कि जो भाग्यलक्ष्मी टेम्पल, जिसका कि बार बार इस कैंपेन में जिक्र किया गया, 90% हैदराबादी ऐसे हैं जिन्होंने कभी शायद वो भाग्यलक्ष्मी मंदिर की तरफ देखा भी नहीं होगा, लेकिन उसे एक दक्षिण का राम मंदिर की तरह एक कैंपेन, एक नफरत का जो एजेंडा बनाया जा रहा है, वह शायद हैदराबाद के लोग आगे स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह का ट्वीट करना कि इसका नाम बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके लिए वोट नहीं मिला है बीजेपी को। ये बात शायद स्थानीय नेता बेहतर जानते हैं, और जब उनको काम करना होगा वह शायद समझेंगे कि अगर उनको दोबारा चुन के आना है, ये राज्य में उनको सरकार बनानी है, तो एट एंड ऑफ द डे उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन रेणु जी, बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई विजय ने। मुझे एक बात बताइए रेणु जी, कि क्या सिर्फ शहरों का नाम बदलने से आपका जो दक्षिण पर कब्जा करने का जो पूरा सपना है, चाहे आज वो तेलंगाना हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, जो आगे आने वाले राज्यों में जहां पे चुनाव है, क्या आप इस नाम बदलने और नफरत की राजनीति से ही अपने पैर पसारेंगे? क्या बीजेपी पैर पसारने की जो टैक्टिक्स है वो यही है, नाम बदलो और नफरत फैलाओ? देखिए नीलू जी, एक तो हम शायद इस शब्द को मैं समझती हूँ ये शब्द ठीक नहीं है कि हम कब्जा करना चाहते हैं। हम डेफिनेटली वहां काम करना चाहते हैं। चलिए मैं अपने शब्द वापस ले लेती हूँ, कब्जा नहीं, अपनी पार्टी के फुटप्रिंट्स बढ़ाना चाहती है। चलिए, हाँ बोलिए। पार्टी की तरफ से हम वहां पर काम करना चाहते हैं, हम लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, लोगों की फैसिलिटीज को, लोगों की प्रोग्रेस को सोचना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी उस तरह की बात वहां रखते हैं। और रही बात नाम बदलने की, तो भाग्यनगर तो जो है इतिहास गवाह है, इतिहास की किताबों में उसका एक्चुअल नाम भाग्यनगर था। तो अगर आपको कोई असली नाम से पुकारना चाहता है, और अगर आपको असली नाम कोई बोलना चाहता है, तो मुझे लगता है इसमें कोई जो है बुराई नहीं होनी चाहिए। चलिए, बुराई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मैं हामिद जी से बात करूंगी। अगर हम अपना सही नाम रहे तो हमारा अधिकार है अपना संजारी साहब, योगी आदित्यनाथ जब हैदराबाद में आए तो उन्होंने कहा कि हमने फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया जब से बीजेपी की सरकार आई। उसके बाद इलाहाबाद का नाम हमने प्रयागराज रख दिया। तो अब वो दिन दूर नहीं जब हैदराबाद को भाग्यनगर का नाम मिल ही जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे फिर? नीलू जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वही तरह की विकास है, नाम बदलना। उसके अलावा अगर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कुछ किया हो तो आप बताइए। और अभी हमारी वो बहन रीनू जी कह रही थी कि हम लोगों का दिल जीतना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा मौका है, किसानों का दिल जीत लीजिए। नहीं, आप किसान के मुद्दे पर नहीं मिलेगा, उनकी बात मान लीजिए। देखिए, किसानों के मुद्दे पर अभी इसको मत उलझाइए। नहीं, आज किसानों का डिबेट में नहीं कर रही हूँ। आज मैं हैदराबाद के नगर निगम चुनाव की बात कर रही हूँ। और हामिद संजारी जी, मेरा सवाल ये है, आप विकास की बात कर रहे हैं, आप अगर टीआरएस के साथ तालमेल बनाकर और नगर निगम में आपको काम करना चाहिए था, तो आज कहीं ना कहीं जनता ने इस टैसिट अलायंस को भी नकार दिया है। आपकी भी
ड्यूटी थी कि आप पूरी तरीके से जो हैदराबादीज हैं, जो हैदराबाद के लोग हैं, उनकी जो मंशाएं थी, उनकी विशेष थी, उनको पूरा करते। वो नहीं हो पाया, इसीलिए आज उस पॉलिटिकल वैक्यूम में बीजेपी ने उसको कैपिटलाइज किया। इस बात को तो मान लीजिए। आज मैं तो जहां पे था वहीं पे खड़ा हूं। ये तो आप कांग्रेस वालों से पूछिए कि कांग्रेस कितनी सीट जीत करके आई है। भाई मैं तो जहां पे खड़ा था, मेरे विकास को, मेरी पार्टी के विकास को, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब के कारनामों को देखते हुए लोगों ने उनको दोबारा चुना है। नहीं तो अब आप कौन सा मॉडल लोगों को दे रहे हैं विकास का, मुझे ये बताइए। चलिए आप जहां थे वहीं पर हैं, लेकिन क्या कोई नया मॉडल देंगे आप हैदराबाद को? नहीं, बिल्कुल। पिछले कई वर्षों से जिस तरह का विकास आपने देखा होगा हैदराबाद के अंदर, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, वाटर प्लांट वगैरह हो, जो काम एमआईएम ने वहां पर किया है, मैं समझता हूं कि किसी नगर निगम में इतना मजबूत काम नहीं। देखिए हैदराबाद तो पूरी तरह से हैदराबाद एक्सपोज हो गया था जिस समय अभी बाढ़ आई थी 13 और 14 अक्टूबर को, कि पानी भर गया। पानी कितने दिन बीत गए, पानी को पंप आउट नहीं किया जा सका। तो आप क्या, आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि टीआरएस के साथ आप हाथ मिला के आगे बढ़ते? जी, ऐसा नहीं कि पूरे हैदराबाद में पानी भर गया था। जहां जहां पानी आया था वहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम के तमाम लीडरान, कार्यकर्ता पानी में घुस घुस कर कमर भर पानी में जाते थे और लोगों को राशन दाना पानी पहुंचाते थे। एक भी बीजेपी का नेता वहां नजर नहीं आया। चलिए मैं विजय से पूछूंगी। विजय, आपने भी कहा कि बाढ़ एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से आज टीआरएस नहीं जीत पाया, लेकिन जो लोग कहते हैं कि टीआरएस और एआईएमआईएम का एक टैसिट अलायंस हमेशा से देखा गया, और खासकर जब सिविक इलेक्शंस होते हैं तो सारी पार्टीज मिलकर उस शहर के विकास के लिए काम करती हैं, तो आपको लग रहा है कहीं कि एआईएमआईएम ने जैसे उसको काम करना चाहिए था उसने पूरी प्रबलता के साथ काम किया? देखिए, जहां तक अगर स्टैटिस्टिक्स की दोबारा मैं बात कहूंगा, तो अगर हामिद अंसारी कह रहे हैं कि वो जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं, ये एक उनको लग रहा है कि सही बात है, तो शायद वो सही बात नहीं है, क्योंकि हैदराबाद जो एक छोटा शहर था अब ग्रेटर हैदराबाद बन गया है, और जिसमें नगर रेड्डी डिस्ट्रिक्ट और बाकी और राज्य बन गए। तो क्या पार्टी ने कुछ और एक्सपेंशन किया? शायद नहीं किया। तो ये आप बोले कि आप वहीं खड़े हैं, पर रेस जो है बड़ी हो गई। वो रेस आप आगे नहीं बढ़े हैं, और इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आगे किस तरह से पार्टी आपकी बढ़ सकती है। लेकिन अगर मैं कहूं तो एएमआईएम के मुकाबले विफलता जो सामने नजर आ रही है वह टीआरएस की साफ तौर से नजर आ रही है कि उनके ऊपर लोगों का गुस्सा जो है खूब फूटा, क्योंकि जितने नए एरिया थे जहां पर पानी भरा है वो शायद एएमआईएम के ओल्ड सिटी के इलाके में इतने नहीं थे जितने की आसपास के जो नए लेआउट्स बने थे, जो नए रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनी थी, जहां पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर से नहीं बनाया गया था। तो वो नाराजगी टीआरएस के ऊपर, क्योंकि सरकार इस समय टीआरएस की है, तो वो गुस्सा जो है वह टीआरएस के ऊपर खुलकर सामने आया है। और शायद चाहे टीआरएस हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये बात तो साफ तौर से दिख रही है कि कोई भी राजनीतिक दल उस समय पर लोगों के साथ नहीं खड़ा था। लेकिन बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी, जो 8 दिन में एक साइक्लोनिक कैंपेन उन्होंने जो किया है, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में बस गया, और जो चेंज की बात वो कर रहे हैं तो शायद लोगों के मन में भर गई है और उसका फायदा उठा है। आपका एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि बीजेपी का साइक्लोनिक कैंपेन। रेणु जी, ये बताइए कि क्या बीजेपी इस तरीके से ही जो बाकी आपके जो स्टार प्रचारक हैं जैसे योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, इतने बड़े बड़े नेशनल लीडर्स पे आप डिपेंड करेंगे एक नगर निगम के चुनाव के लिए? अब पार्टी की ये हालत हो गई है, आपके रीजनल लीडर्स कहाँ हैं? लोकल एमएलएज, लोकल पार्लियामेंटेरियंस, वो तो कहीं चुनाव में नजर ही नहीं आ रहे थे। और अभी इस चीज को विजय ने एंडोर्स किया कि बाढ़ में किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग नजर नहीं आए काम करते हुए जैसे उन्हें करना चाहिए था। ऐसा नहीं है नीलू, मेरे को लगता है कि शायद थोड़ा सा हमें करेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जब चुनाव थे तो हम लोग चुनाव को एक जो है सीरियस और इम्पोर्टेंट दर्जा देते हैं, क्योंकि चुनाव लोगों की नजर उसी चुनाव पर होती है, क्योंकि लोगों के उसके बाद उनकी मंशा होती है, उनका एक उम्मीद होती है कि जिसको हम चुन रहे हैं
वो हमारे लिए आगे काम करेंगे। नहीं, लेकिन टीआरएस बार बार बीजेपी पे ये एलिगेशन लगाता है, रेणु जी, टीआरएस बार बार इसने एलिगेशन लगाया है बीजेपी के ऊपर कि जब बाढ़ के समय रिलीफ चाहिए थी सेंटर से तो बीजेपी ने सेंटर ने रिलीफ नहीं दिया केसीआर की सरकार को। नहीं, जहां जहां भी बाढ़ आई है देश में, जहां पर भी कोई आपातकाल स्थिति हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने उस राज्य में, हमारी सरकार है या नहीं है, सब जगह सहयोग निधि दी है। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि सहयोग ना किया हो। और दूसरी बात, आप लोकल लीडर्स की बात करते हैं, सभी की कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता के नाते ड्यूटी लगी हुई थी, चाहे वो बाढ़ का समय था और चाहे अब चुनाव का समय है। जी हामिद जी, मुझे एक बात बताइए कि जो आपका और टीआरएस का एक टैसिट अलायंस की लोग बात करते हैं, तो मुझे आज ऑनेस्टली ये बताइए कि आपका अलायंस बीजेपी के साथ है या टीआरएस के साथ है? लोग कहते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है। अब मुझे ये बताइए कि आज के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, मुझे बताइए कि जो आपकी पार्टी का जो रिश्ता है बीजेपी से वो कैसे देखा जाए? अरे नीलू जी, ये आरोप तो आज से नहीं, बहुत पहले से लगता आया है बीजेपी की बी टीम। लेकिन अगर हम बी टीम होते तो क्या आज रिजल्ट ये होता? नहीं, लेकिन एग्जाम्पल तो सीधा बिहार के चुनाव में भी देखा गया ना सर, बताइए। बिहार के चुनाव में चुनाव हमारी पार्टी ने लड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला किया, जितनी सीटों तो उतना चुनाव लड़ा गया। अब हम 5 सीट जीत करके वहां से आए, तो कौन सा हम बीजेपी की बी टीम में? जहां पे एमआईएम चुनाव नहीं लड़ी वहां पे कैसे बीजेपी जीत गई? तो वहां बीजेपी को जिताने कौन गया? तो बी टीम कौन थी? नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आपकी पार्टी मुस्लिम्स को पोलराइज करती है, तो उसका सीधा फायदा और एडवांटेज जो बीजेपी को मिलता है। मुस्लिम्स एक तरफ पोलराइज हो जाते हैं, हिंदूज एक तरफ पोलराइज हो जाते हैं, जीत बीजेपी की हो जाती है और इसीलिए आपको बी टीम बोला जाता है बीजेपी की। तो क्या ये रणनीति पढ़ने में क्या जर्नलिस्ट ने और एनालिस्ट ने गलती कर दी? नीलो जी, हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है, आप देखिए लिस्ट उठा के, हिंदू कैंडिडेट भी हमारा भाई जीता है वहां से, हमारा हिंदू भाई भी हमारी पार्टी से आज चुनाव जीता है जी। जरा बीजेपी वाले बताएं उनकी पार्टी में कितने मुसलमानों ने इलेक्शन जीता है? इसे कहते हैं फर्क करना और इसे कहते हैं डिफरेंसेस क्रिएट करना। अभी मेरे भाई शुरुआत में कह रहे थे हम कोई डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, जो इनका जो क्वेश्चन है वहीं से पता लगता है कि एक मिनट, रेणु जी को बात पूरी कह देने दीजिए। रेणु जी, आप अपनी बात पूरी करिए पहले। हाँ बोलिए। ऐसे मत करिए कि कितनी आपकी पार्टी में कितने हिंदू हैं, आपकी पार्टी में कितने मुसलमान हैं, आपकी पार्टी में कितने सिख हैं। ये बातें फर्क करने वाली, देश को बांटने वाली बातें मत करिए। जो आपके साथ जुड़ा है, हमने नहीं कहा कि बीजेपी के एक नेता ने बयान दिया, बीजेपी के विधायक ने अभी बयान दिया कुछ दिन पहले, हम हिंदू क्यों जुड़ा है, मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। देखिए, बांटने वाली बात नहीं अब इस तरीके की तू मैं बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच में है। झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले, इनका काम ही झूठ बोलना, झूठे वादे का। अरे बीजेपी झूठ बोल रही है तो क्या एआईएमआईएम सच बिल्कुल बोल रही है? मुझे विजय से एक रिएक्शन चाहिए। प्रयोग मत करिए। नहीं, मुझे विजय से इस पर एक रिएक्शन चाहिए कि विजय, आपने अभी दोनों को सुना कि क्या बोल रहे हैं। क्या जो सेक्युलर फ्रंट की हम बात करते हैं बार बार कि कांग्रेस एक नई पार्टी, एक सेक्युलर पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो कि सारी सेक्युलर पार्टीज को लेकर चलेगी, तो आज क्या जो सेक्युलर स्पेस है क्या दैट स्पेस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एआईएमआईएम? इज दैट द न्यू सेक्युलर पार्टी? आप इसे कैसे देखते हैं? नीलो, अगर जो बात की जाए बैंगलोर हैदराबाद की, तो हैदराबाद में एआईएमआईएम का जो अस्तित्व रहा है वो शायद इंटैक्ट रहा है ओल्ड सिटी को लेकर के, और वो उसी दायरे में ही काम करते हैं, उसी दायरे में ही उन्होंने अपना एक रोल बनाया है। लेकिन जैसे जैसे हैदराबाद एक्सपैंड हुआ है, हैदराबाद के साथ साथ एआईएमआईएम नहीं बढ़ा है। ये एक चीज जो है कि वो नए रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट या और इलाकों में उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी खामी जो सेक्युलर फ्रंट की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं दोष आएगा कांग्रेस पे या जगनमोहन रेड्डी पे कि उन्होंने, या चंद्रबाबू नायडू पे, जिन्होंने कि अपना पूरा एक समय था जब चंद्रबाबू नायडू को हैदराबाद की डेवलपमेंट के लिए एक एग्जेम्पलरी मॉडल कहा जाता था
कि नहीं, अगर लेकिन हैदराबाद विजय, इज जो ऑन द कांग्रेस वर्ल्ड का मैप, भविष्य है, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का भविष्य अब बिल्कुल खत्म हो चुका है तेलंगाना में और उसको रिवाइव करना बहुत तेलंगाना में, मुश्किल होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, शायद ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी विभाजन के बाद कि जी कांग्रेस अपना एक अस्तित्व बना सकती थी, लेकिन शायद उन्होंने ये पिछले 6 साल खो दिए हैं और दोबारा उस जगह पर उनके लिए पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो स्पेस क्रिएट हुई थी उसको अब बीजेपी मजबूती से पकड़ चुकी है। ओके। और ये एक बहुत बड़ी चैलेंज रहेगी कांग्रेस के लिए कि अपने आप को जो वहां पर अपनी जो एक मान्यता है उसको भी बचाकर। चलिए, तो जो स्पेस एक कांग्रेस का था वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। लास्ट में चलते चलते एक छोटा कमेंट मैं रेणु जी और संजारी साहब दोनों से लूंगी। रेणु जी, आपका जो पार्टी का जो सपना है बीजेपी का कि अब नगर निगम चुनाव जीता है, अब अगला विधानसभा चुनाव भी पार्टी जीतेगी, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, फिर केरला, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़े सपने हैं, या वो सपना पूरा करने की क्षमता आप में है और आप देख सकते हैं सपना पूरा होता हुआ? देखिए नीलू, मुझे ऐसे लगता है सपना कोई भी बड़ा नहीं होता। मंशा काम करने की होनी चाहिए, मंशा वहां तक पहुंचने की होनी चाहिए, चांद भी दूर नहीं है। तो अगर आप कहें कि हमने नगर निगम का जीता, विधानसभा और ये और वो और आगे दूसरे राज्यों को, तो हम तो देश के हर उस कोने तक पहुंचना चाहते हैं। चाहे उसको आप जीत कहें, चाहे उसको आप जनता की भावनाओं को कहें, चाहे आप जनता के लिए बेनिफिट्स को कहें, चाहे देश की प्रोग्रेस को कहें, तो हम देश के हर उस कोने तक पहुंचना चाहते हैं जहां हम जनता को अपनी सेवाएं दे सके, हम अपनी सोच, नियत और नियति को वहां पर पहुंचा सके। चलिए, तो बीजेपी हर उस कोने में देश के पहुंचना चाहती है जहां पर वो लोगों का भरोसा जगा सके, चाहे टैक्टिक्स कोई भी हो, रणनीति कोई भी हो, उस पर भी मैं बात नहीं करूंगी। लेकिन संजारी साहब, आपका लास्ट में एक कमेंट कि बीजेपी चाह रही है कि देश के कोने कोने में घुसकर और वो किसी तरीके से लोगों का दिल जीत सके। एआईएमआईएम का क्या अगला माइलस्टोन है? देखिए नीलू जी, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो तय करेंगे कि अगला चुनाव हमें कहाँ लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है। जो भी पार्टी का आदेश होगा उस पर कार्यकर्ता और तमाम लीडरान काम करेंगे। और जमहूरियत है, हमें आजादी है, हम इलेक्शन जहां से चाहेंगे लड़ेंगे, लेकिन जो भी फैसला लेना होगा, कहाँ इलेक्शन लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजय ग्रोवर जी, रेणु भाटिया जी और हामिद संजारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर नगर निगम चुनाव की, हैदराबाद की हम बात करें, तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल कैंपेन देखा गया और वाकई में जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम एक जो कांग्रेस ने क्रिएट किया और किस तरीके से जो टीआरएस की जहां जहां चूक हुई थी और बीजेपी ने उसको एक कैपिटलाइज किया है, तो आज वाकई में वो एक बड़ी स्टोरी है। भले ही वो मॉरल विक्ट्री हो बीजेपी के लिए, लेकिन टीआरएस के वोट बैंक में एक बड़ा सेंध है और एक वेकअप कॉल भी है टीआरएस के लिए कि जो अब आगे आने वाले चुनाव हैं 2023 के, उसमें उसको अपनी रणनीति बदलनी होगी। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी की रणनीति आगे की क्या होगी जहां तक दक्षिण राज्य का मामला जुड़ा हुआ है, चाहे वो केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, और तमाम वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी की रणनीति पे सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो आज प्राइम टाइम विद नीलू व्यास में इतना ही। आप बने रहिएगा JK 24/7 न्यूज पर। थैंक यू सो मच।